हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 17 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6. There are technical and non-technical limitations in the successful implementation of electronic commerce in the country. Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में ई कॉमर्स के सफल इम्प्लीमेंटेशन को कौन से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े और सोसाइटी, पॉलिसी या अवेयरनेस से जुड़े दोनों प्रकार के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का खरीदना और बेचना इंटरनेट के जरिए। यह सिस्टम बिजनेस को फास्ट, इजी और ग्लोबल रीच देता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम्स आती है। यह प्रॉब्लम्स 2 कैटेगरीज में आती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस। इन्हें समझना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट उन्हें दूर कर सके और डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा दे सके। मेन बॉडी। 1. टेक्निकल लिमिटेशंस। टेक्निकल लिमिटेशंस का मतलब है वो रुकावटें जो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से होती है। ए. वीक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के रूरल एरियाज में अभी भी स्लो इंटरनेट या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इस वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। बी. साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स, डेटा थेफ्ट और हैकिंग इंसिडेंट्स से लोगों का भरोसा कम होता है। सिक्योर पेमेंट गेटवेज और डाटा प्राइवेसी का सिस्टम अभी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं है। सी. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हर प्लेटफॉर्म अलग सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज करता है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है। डी. पुअर डिलीवरी सिस्टम। रिमोट एरियाज में ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस फैसिलिटीज कम होने की वजह से टाइमली डिलीवरी मुश्किल होती है। ए. कनेक्टिविटी और पावर इश्यूज। बाबा लाइट चली जाना और ब्रॉडबैंड की कमी भी ई कॉमर्स के ग्रोथ को रोकती है। 2. नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस। नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स ह्यूमन बिहेवियर, लीगल सिस्टम और इकोनॉमिक चैलेंजेस से रिलेटेड होती है। ए. डिजिटल लिटरेसी की कमी। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल पेमेंट का यूज करना नहीं आता, जिससे पार्टिसिपेशन कम होता है। बी. सोशियो कल्चरल बैरियर्स। लोग ट्रेडिशनल शॉपिंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट को फिजिकली देखना पसंद है और ऑनलाइन पेमेंट पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। सी. लीगल और पॉलिसी इश्यूज। साइबर लॉ वीक है, टैक्सेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स क्लियर नहीं है और डिस्प्यूट्स सॉल्व होने में टाइम लगता है। डी. पेमेंट सिस्टम प्रॉब्लम्स। यूपीआई और वॉलेट्स पॉपुलर हुए हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेलियर्स और फ्रॉड का डर अभी भी लोगों के बीच है। ए. हाई कंपटीशन। छोटे बिजनेस को बड़े प्लेयर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करना मुश्किल लगता है क्योंकि मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी महंगा पड़ता है। 3. एग्जाम्पल्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लिटरेसी बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुआ, जिससे ई कॉमर्स को बूस्ट मिल रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट। रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। यूपीआई सिस्टम। इजी और फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए, जिससे ट्रस्ट बढ़ा है पर रूरल यूज अभी भी कम है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। सर्टेन और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए बने हैं। 4. सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड। इंटरनेट और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना, लोगों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, टैक्सेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना, सिक्योर और एन्क्रिप्टेड पेमेंट सिस्टम्स का यूज करना, स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल टूल्स और सब्सिडीज देना। कंक्लूजन। इंडिया में ई कॉमर्स बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब तक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं हो सकता। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स सबको मिलकर इस डिजिटल रिवॉल्यूशन को सेफ और इंक्लूसिव बनाना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question 7. Discuss the major essentials to render public service delivery. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से मेन एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। हमें उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब है सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नेंस तभी स्ट्रांग होती है जब ये सर्विसेज हर सिटीजन तक एफिशिएंटली पहुंचती है। आज के डिजिटल युग में एक गवर्नेंस के जरिए सर्विस डिलीवरी और भी ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंटर्ड हो गई है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के एसेंशियल्स समझना बहुत जरूरी है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के प्रति जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिव बन सके। मेन बॉडी। 1. एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस। सबके लिए सुविधा। पब्लिक सर्विसेज सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट, जेंडर या एरिया हो। डिजिटल डिवाइड को कम करना। ए गवर्नेंस के टाइम में इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी सबके लिए होना जरूरी है। एग्जाम्पल, कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) गांव में ऑनलाइन सरकारी सर्विसेज पहुंचते हैं, जिससे रूरल और अर्बन गैप कम हुआ है। 2. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी। सरकार के प्रोसेस और स्कीम्स के बारे में सिटीजन्स को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी। ऑफिशियल्स अपने काम के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (RTI) और सोशल ऑडिट्स इसमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, RTI एक्ट से लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट फंड्स के मिसयूज को चेक कर सकते हैं। 3. एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस। सिंप्लीफिकेशन। रेड टेपिज्म कम करके प्रोसेस को सिंपल बनाना चाहिए। टाइम बाउंड सर्विस। सिटीजन्स को टाइमली सर्विस मिलनी चाहिए, इसके लिए डेडलाइंस और मॉनिटरिंग जरूरी है। एग्जाम्पल, सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में एक ही जगह पर बिल्स, टैक्सेस और सर्टिफिकेट्स की सर्विसेज देता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। रेगुलर रिव्यू से सर्विस क्वालिटी बेटर होती है। 4. ICT का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ICT के जरिए ऑनलाइन सर्विसेज जैसे पासपोर्ट, लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से मिलते हैं। इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस। डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा शेयरिंग से डुप्लीकेशन कम होती है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया मिशन देश को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लिए शुरू किया गया था। 5. सिटीजन पार्टिसिपेशन और फीडबैक मैकेनिज्म। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। सिटीजन्स को पॉलिसी मेकिंग और सर्विस डिजाइन में इंक्लूड करना चाहिए। फीडबैक सिस्टम। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइंस के जरिए लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माईगव प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग अपने आइडियाज सरकार तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्रेनिंग। ऑफिशियल्स को न्यू टेक्नोलॉजी और सिटीजन इंटरैक्शन में ट्रेन करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल बॉडीज को एम्पावर करने से सर्विसेज लोकल नीड्स के हिसाब से डिलीवर होती है। एग्जाम्पल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं। कंक्लूजन। इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और सिटीजन पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सर्विसेज एक्सेसिबल और अकाउंटेबल होती है, तभी गवर्नेंस लोगों के लिए मीनिंगफुल बन पाती है। इससे सिटीजन्स का ट्रस्ट बढ़ता है और डेमोक्रेसी मजबूत होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Describe the various services offered through eSeva project. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें eSeva प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, और इसके जरिए कौन कौन से सर्विसेज सिटीजन्स को दी जाती है। फोकस ये रहना चाहिए कि eSeva ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कैसे इजी और ट्रांसपेरेंट बनाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। eSeva प्रोजेक्ट भारत के सबसे पहले और सफल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में से एक है। इसका एम था कि सरकारी सर्विसेज को लोगों तक एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाया जा सके। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले 2001 में आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर न लगाने पड़े और सब काम ऑनलाइन या एक सिंगल सेंटर से हो जाए। धीरे धीरे eSeva एक मॉडल बन गया जिसे दूसरे स्टेट्स ने भी अडॉप्ट किया, जैसे मीसेवा, बैंगलोर 1 और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ eSeva। कॉन्सेप्ट।
ए सेवा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज के सर्विसेज एक जगह मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स: सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्रमोट करना, पब्लिक को फास्ट और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, पेपरवर्क और करप्शन को कम करना, टेक्नोलॉजी के जरिए गवर्नेंस को लोगों के करीब लाना। 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। ए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, बिजली, पानी, टेलीफोन और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे बिल्स ए सेवा सेंटर पर इजीली पे किए जा सकते हैं। इससे लोगों का समय बचता है और क्यूज कम होती है। बी सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशंस, बर्थ, डेथ, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशंस यहां से सबमिट की जा सकती है। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और क्विक होता है। सी ट्रांसपोर्ट और रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, व्हीकल टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये सेवा प्लेटफॉर्म यूज होता है। इससे आरटीओ ऑफिसेज के बर्डन में कमी आती है। डी टैक्स सर्विसेज, कमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ए पासपोर्ट और पुलिस सर्विसेज, पासपोर्ट एप्लीकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने की फैसिलिटी भी ये सेवा पर मिलती है। एफ प्राइवेट और अदर सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल बिल्स, एग्जाम फीस और टेम्पल डोनेशंस भी यहां से पे किए जा सकते हैं। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन सेंटर्स, ए सेवा सेंटर्स टाउन्स और विलेजेस में अवेलेबल है जहां ट्रेन्ड स्टाफ सिटीजन्स को हेल्प करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 24/7 सर्विस मिलती है। बैक एंड इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट डेटाबेसेस लिंक्ड है ताकि डेटा वेरिफिकेशन रियल टाइम हो सके। पेमेंट ऑप्शंस, कैश, कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश का ए सेवा मॉडल सबसे सक्सेसफुल माना जाता है जिसे दूसरे स्टेट्स ने फॉलो किया। 4 बेनिफिट्स और इम्पैक्ट। एक्सेसिबिलिटी, मल्टीपल सर्विसेज एक हाई जगह मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी, करप्शन और डिले में कमी आती है। एफिशिएंसी, प्रोसेस फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है। डिजिटल अवेयरनेस, सिटीजन्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एनकरेज करता है। रेप्लिकेशन मॉडल, मी सेवा, लोक सेवा और बेंगलो वन जैसे मॉडल्स इससे इंस्पायर्ड है। कंक्लूजन, ए सेवा प्रोजेक्ट ने इंडिया में गवर्नेंस का फेस बदल दिया है। इसने गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के घर के पास लाकर उन्हें एम्पावर्ड बनाया है। डिजिटल इंडिया मिशन के दौरान ए सेवा जैसे प्रोजेक्ट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट ब्रिज बन रहे हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Examine the critical gaps in Right to Information Act, 2005. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें RTI Act, 2005 के मेन शॉर्टकमिंग्स या वीकनेसेस को समझाना है। हमें ये बताना है कि कौन से गैप्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और कैसे सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन एक्सेस पर इसका असर पड़ता है। स्ट्रक्चरल और इम्प्लीमेंटेशन दोनों इश्यूज पर फोकस करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जिसका एम है गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। इसके जरिए हर नागरिक को अधिकार मिलता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सके। लेकिन कुछ सालों में इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम्स देखी गई है। ये इश्यूज जैसे कि डिलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आरटीआई के पर्पस को वीक करते हैं। आइए इन गैप्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल गैप्स। इंफॉर्मेशन कमीशंस की इंडिपेंडेंस की कमी। सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जिससे उनका ऑटोनॉमी कम हो जाता है। वैकेंसीज और बैकलॉग्स। बहुत सारे स्टेट्स में इंफॉर्मेशन कमीशंस के पोस्ट्स खाली है जिससे केसेस पेंडिंग रहते हैं और अपील्स डिस्पोज होने में साल लग जाते हैं। लिमिटेड पावर्स। इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास लिमिटेड पावर्स है, वो फाइन तो लगा सकते हैं पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते जिससे अकाउंटेबिलिटी कम होती है। 2. इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल इश्यूज। पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते जिससे इंफॉर्मेशन निकलना मुश्किल हो जाता है। अवेयरनेस की कमी। ग्रामीण और रिमोट एरियाज के लोगों को आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती जिससे उन्हें अपने अधिकार का उस करने में प्रॉब्लम होती है। पीआईओ की ट्रेनिंग की कमी।
कई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को आरटीआई के रूल्स और प्रोसेस की सही ट्रेनिंग नहीं होती, जिससे एप्लीकेशंस डिले या रिजेक्ट हो जाती है। 3. लेजिस्लेटिव और पॉलिसी चैलेंजेस। अमेंडमेंट्स के जरिए वीक करने की कोशिश। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी और टेन्योर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठते हैं। सेक्शन 8 का मिसयूज। कई डिपार्टमेंट सेक्शन 8 का गलत यूज करके इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का नॉन कंप्लायंस। पॉलिटिकल पार्टीज ने अब तक आरटीआई के दायरे में आने से इनकार किया है, जो ट्रांसपेरेंसी के स्पिरिट के खिलाफ है। 4. टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स। डिजिटल एक्सेस की कमी। अभी भी आरटीआई प्रोसेस ज्यादातर पेपर बेस्ड है, ऑनलाइन सिस्टम हर जगह नहीं चल रहा। मॉनिटरिंग सिस्टम का अभाव। आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन नहीं होती, जिससे अकाउंटेबिलिटी वीक पड़ती है। आरटीआई एक्टिविस्ट्स की सुरक्षा। कई आरटीआई एक्टिविस्ट्स को धमकियां मिलती हैं या अन पर हमले होते हैं, जिससे लोग आरटीआई फाइल करने से डरते हैं। कंक्लूजन। आरटीआई एक्ट ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल तभी अचीव होगा जब इन गैप्स को दूर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कमीशंस को इंडिपेंडेंट बनाना, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और एक्टिविस्ट्स की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जब सरकार और सिटीजन्स दोनों मिलकर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, तभी गवर्नेंस सच में ट्रांसपेरेंट बनेगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. Write short notes on the following in about 200 words each. A. National Train Inquiry System. B. Project Socarium, Fundamental Requirements. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 important e-governance initiatives, National Train Inquiry System, NTES, और Project Socarium के बारे में लिखना है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, मेन फीचर्स और उनका पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी का पूरा सिस्टम बदल दिया है। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) और प्रोजेक्ट सोकारियम दोनों ही ICT के जरिए लोगों को फास्ट और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज देने के लिए बनाए गए हैं। इनका मेन गोल सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली और एफिशिएंटली प्रोवाइड करना है। ए. नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES). मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव। NTES एक ICT बेस्ड सिस्टम है जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने इंडियन रेलवेज के लिए डेवलप किया। इसका मेन पर्पस पैसेंजर्स को रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन देना है, जैसे शेड्यूल, टाइमिंग, डिले और प्लेटफॉर्म डिटेल्स। 2. फीचर्स और सर्विसेज। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, GPS और डिजिटल डाटा के जरिए एक्यूरेट टाइमिंग अपडेट्स, ट्रेन कैंसलेशन, डाइवर्शन और डिले इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती है। रेलवे इंक्वायरी काउंटर्स और डिजिटल बोर्ड्स पे भी अवेलेबल है। 3. इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस। NTES ने रेलवे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पैसेंजर कन्वीनियंस दोनों बढ़ाए हैं। लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, कंफ्यूजन कम होता है और ट्रैवल प्लानिंग ईजी हो जाता है। ये गवर्नेंस का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। B. प्रोजेक्ट सोकारियम, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और पर्पस। प्रोजेक्ट सोकारियम आंध्र प्रदेश का एक गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जिसका एम है सिटीजन्स को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट सर्विसेज देना। इससे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के सर्विसेज एक जगह मिल जाती है। 2. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट सोकारियम के सक्सेस के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, IT टूल्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सर्विस सेंटर्स। नेटवर्किंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और डाटा शेयरिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेन स्टाफ जो सिटीजन रिक्वेस्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करें। 3. इम्पैक्ट और अचीवमेंट्स। प्रोजेक्ट सोकारियम ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को फास्ट, सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। इसने लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ाया और ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाया। ये गुड गवर्नेंस का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कंक्लूजन। NTES और प्रोजेक्ट सोकारियम दोनों ही ICT के यूज से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाते हैं। NTES रेलवे सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी लाया, जबकि सोकारियम ने गवर्नमेंट सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया।
दोनों प्रोजेक्ट्स ने सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।